Accountancy. Chapter 2, Financial Statement of Not-for-Profit Organization. Class 1. Concept, Basic Understanding of NPO. Basic Understanding कि NPO होता क्या है, ध्यान से समझना. A non-profit organization is a legal entity that is operated for the benefit of the society as a whole. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा एंटिटी होता है जो कहने के लिए प्रॉफिट के लिए ऑपरेट नहीं होता है, यानी कि एक ऐसा लीगल एंटिटी है जो प्रॉफिट के लिए नहीं चलता. ये सोसाइटी के बेनिफिट के लिए चलता है, फॉर द सोसाइटी चलता है. रादर इसका फोकस ही होता है कि हम सोसाइटी की हेल्प कर सकें. ध्यान से सुनिएगा. A non-profit organization is a legal entity that is operated for the benefit of the society as a whole rather than for the benefit of the sole proprietor or a group of a partner or shareholders. यानी कि ये सोल प्रोप्राइटर के बेनिफिट के लिए नहीं है, ये पार्टनर्स के बेनिफिट के लिए नहीं है, ये शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता. इसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, रदर सोसाइटी की सेवा करनी होती है. नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कैन बी व्हाट, आप बताइए. क्लब. जो क्लब है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों की सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है. हॉस्पिटल्स आप देखेंगे, हॉस्पिटल का ऑब्जेक्टिव क्या है? हॉस्पिटल का ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी का हेल्प करना, यानी प्रॉफिट नहीं कमाना. ध्यान से देखिएगा, ये हॉस्पिटल है, ये देखिए, ये मेदांता है. मेदांता प्रॉफिट के लिए थोड़ी बना है, ये तो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बना है. अब देखिए, मेरे कहने का अंदाज और मेरे शब्द में सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे, लेकिन ऑफिशियली नहीं बोल सकता हूँ. ऑफिशियली क्या है? ऑफिशियली ये कहता है कि एक स्कूल, ये देख रहे हैं, ये मॉडर्न स्कूल है, आप ये देख रहे हैं मॉडर्न स्कूल है, ये डीपीएस स्कूल है, ये बड़े बड़े संस्कृति स्कूल है, ये सारे जो स्कूल हुए हैं ये प्रॉफिट के लिए नहीं बने हुए हैं, ये लोगों की सेवा करने के लिए हैं, आपका सेवा करने के लिए है ना. अब देखिए, चाहे भले ही माने या ना माने, बोलिए है. चूंकि ये कहते हैं कि हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी कंपनी, इनका जो फॉर्म है वो रजिस्टर्ड है. वो रजिस्टर्ड किसके लिए है? समाज की सेवा के लिए है. तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आप देख रहे हैं, ये हॉस्पिटल है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्लब है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्कूल है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. इतना ही नहीं, कई बार कभी रिलीजियस थॉट प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए कोई संस्था बनती है, वो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है. इट कैन बी एनीथिंग, एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करना या किसी को भी सपोर्ट करना, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है. आई गिव यू वन ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, इसके एग्जांपल मैं कई बार लूंगा आपके साथ. दैट्स कॉल्ड द निरंकारी एसोसिएशन. निरंकारी देख रहे हैं, निरंकारी. इनका समागम लगता है यहीं पे दिल्ली में कौन सी जगह है, ये बुराड़ी के पास, यहाँ पे इनका लगता है संतनगर पे लगता है. ये देख रहे हैं, ये इतना बड़ा समागम, इतनी बड़ी भीड़, ये लोगों के लिए सेवा करते हैं. ये इनका पर्पस होता है लोगों को अपलिफ्ट करना, पॉवर्टी से अपलिफ्ट करना. जो लोग मेडिकल ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देना, ये इनका कॉज है और इनकी बहुत बड़ी तादाद में लोग जुड़े हुए होते हैं निरंकारी से. सो द प्रॉब्लम इज, इस तरह के बहुत सारी संस्थाएं हैं, तो रिलीजियस संस्थाएं भी एनपीओ कहलाएंगी. आप कहेंगे कि क्या सर, रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कोई संस्था बनता है वो भी एनपीओ में आएगा? यस, दैट विल कम इन द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इट विल कम.
बट प्लीज़ डोंट थिंक फ्रॉम द फैनाटिज्म पॉइंट ऑफ व्यू। आप ध्यान से समझिए कि अगर कोई एंटरटेनमेंट के लिए क्लब है वो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, एजुकेशन है तो स्कूल है तो वो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, हॉस्पिटल है ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं। ये सारे के सारे जो हैं नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, चूँकि इनका मेन पर्पस सोसाइटी को हेल्प करना होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना होता है। ये पार्टनर के प्रॉफिट के लिए नहीं होते, ये सेल प्रोप्राइटर के प्रॉफिट के लिए नहीं होते, ये होते हैं सिर्फ एवं सिर्फ लोगों की सेवा करने के लिए। सो अ वेरी सिंपल पॉइंट आपको मैं फिर से बताता हूँ, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कैन बी club, can be public hospital, can be public educational institutions, can be temples, can be churches, can be anything which has got the intention to help people. So what I think conventionally ये क्या करते हैं, ये prepare करते हैं receipt and payment account and income and expenditure account to show their periodic performance and the balance sheet to show the financial position at the end of the पीरियड। यानी कि ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इनके अकाउंटिंग में क्या होता है, इनके फाइनल अकाउंट में क्या होता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है एंड बैलेंस शीट होता है। तो जैसे आपको याद होगा कि ट्रायल बैलेंस बनता था, यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, बिल्कुल वैसे ही है, सोल प्रोप्राइटर की तरह ही है, इसमें कहीं भी या पार्टनरशिप की तरह ही है या कंपनी की तरह ही है, जस्ट तरीका थोड़ा सा, रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ा बदले हुए हैं। इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है एब्सोल्युटली ऑन द कैश बेसिस, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। लेकिन जिस तरह से वहां पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलते थे, उसी प्रकार से यहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट खोलता है, जो कि बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सब्स्टिट्यूट है। थोड़ा सा नाम में और फर्क पड़ गया, वहाँ पे जब प्रॉफिट होता था तो हम उसको नेट प्रॉफिट कहते थे, यहाँ पे जब प्रॉफिट होता है हम उसको सरप्लस कहते हैं, वहाँ पे जब लॉस होता था तो उसको लॉस कहते थे, यहाँ पे जब लॉस होता है तो हम उसको डेफिसिट कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि कोई भी संस्था बिना प्रॉफिट का नहीं चलता। अगर ये खर्चा ज़्यादा करेंगे तो संस्था की ज़िंदगी ज़्यादा नहीं होगी, ऑर्गेनाइजेशन की ज़िंदगी ज़्यादा नहीं होगी। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस को सर्टेन करना पीरियड बेसिस पे यहाँ भी उतनी ही आवश्यक है जितना कि वहाँ पे आवश्यक है। तो यहाँ पे बस नाम बदल गया है, वहाँ पे नेट प्रॉफिट कहते थे, यहाँ पे हम उसको सरप्लस कहते हैं, वहाँ नेट लॉस कहते थे, यहाँ पे हम डेफिसिट कहते हैं। लेकिन ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बढ़ाते हैं। So, in this chapter, we shall discuss the technique of preparing receipt and payment account, income and expenditure account, and balance sheet of not-for-profit organization. We shall also discuss and illustrate the technique of preparing income and expenditure account from receipt and payment account. समझ में आया कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से कैसे बनाएं। वी विल ऑल्सो डिस्कस हाउ टू मेक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कुछ भी बोले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बनाने आता है, हमें जर्नरी आता है, बनाएंगे। It may be mentioned that income and expenditure account is just similar to the profit and loss account prepared for the profit making organization. In non-profit making organization, total cash receipt and the total cash payment are highlighted through the receipt and payment account, irrespective of the year in which it is received or respect of year for which it is paid। यानी receipt and payment account पे हम ये बात का ध्यान नहीं देंगे कि वो किस ईयर का रिसीव्ड हुआ है या किस ईयर के लिए पेमेंट हुआ है, वो कैपिटल नेचर के लिए है या रेवेन्यू नेचर का है। ये जैसे एक बैकग्राउंड आपको समझा रहे हैं जिसमें आप लोगों को समझना है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें ये काम करना है। ध्यान से देखिएगा। In case of income and expenditure account, the excess of income over the expenditure is known as surplus, whereas the excess of expenditure over the income is treated as deficit। तो ये चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई। ये बैकग्राउंड का वीडियो है और बैकग्राउंड आप मज़े लेके समझते हैं, कहीं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बार फिर से बैकग्राउंड में देखिए हमें क्या बनाना है। ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें आपने देखा कि आपको क्या क्या बनाने हैं, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनाना है। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट
कैश बेसिस पे बनता है और ये कैश बुक का इक्विवेलेंट है, यानी कि अकाउंट इक्विवेलेंट टू कैश बुक, बिल्कुल कैश बुक की तरह है। बस एक ही अंतर है कि कैश बुक में आप एक एक दिन का ट्रांजैक्शन लेते हैं, दिन का ट्रांजैक्शन लेते हैं, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट में पूरे के पूरे ईयर का उस हेड में कितना खर्चा हुआ आप वो लेते हैं। यानी कि कैश का डे 1 डे 2 डे 3 नहीं, आप लेते हैं भैया देखो पूरे ईयर में हमारा कैश का इतना कलेक्शन है, पूरे ईयर में हमारा कैश का इतना पेमेंट है। तो इसमें एक बहुत सा सिंपल सा सवाल है कि ये डे वाइज नहीं होता कि डे वाइज उतना, ये किस किस रेस्पेक्ट में कितना खर्चा हुआ, ये खर्चा आ जाता है, टोटल रिसीट आता है, तो पेमेंट आता है, कहानी खत्म हो गई। अब ये आप देख रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये है इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक्रूअल बेसिस पे मेंटेन किया जाता है, यानी कि इसको कलेक्टिवली कहा जाता है कि ये एक्रूड हुआ तो आएगा, चाहे वो कैश बेसिस हो चाहे वो एक्रूअल बेसिस हो। एक्रूअल बेसिस का मतलब कि जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ वैसे ही उसकी रिकॉर्डिंग होगी। एंड सबसे बड़ी बात इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का है कि ये पीरियोडिकल है। पीरियोडिकल का मतलब क्या है कि फॉर ए पर्टिकुलर दैट ईयर, पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कितना हमारा सरप्लस हो रहा है, कितना हमारा डेफिसिट हो रहा है, वो निकल के आएगा। आप ध्यान रखिएगा कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे मेंटेन होता है, कैश बेसिस पे मेंटेन होता है। ये वर्ड कैश बेसिस दिमाग को झंझना देगा, बहुत सारे इसमें ट्रीटमेंट आएंगे जो अगर आपका क्लियर नहीं है तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अगर आपको ये बिल्कुल क्लियर है तो आपको ये बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, रेदर एनपीओ आप एंजॉय करेंगे, आपको मजा आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एब्सोल्युटली एक्रूअल बेसिस पे है, फॉर ए पर्टिकुलर है। बैलेंस शीट बिल्कुल पुरानी तरह है, उसी तरह से बैलेंस शीट आएगा, उसी तरह से एसेट साइड में एसेट्स के आइटम जाएंगे, उसी तरह से इसमें जाएंगे। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखा एंड बैलेंस शीट बनाना है, यानी बाकी कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बात को आप अच्छी तरह से समझिएगा। दैट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट, व्हाट डू आई अंडरस्टैंड नाउ। बहुत सिंपल सी बात आप लोगों को और हम लोगों को समझना है इसमें। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि बैकग्राउंड क्या है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। ध्यान से अच्छी तरह समझिएगा कि आपको एक एक चीज़ को अच्छी तरह से समझना है और समझ करके लिखना है। एक बार ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात देखिएगा कि जो आपके लेवल पे, चाहे जो क्लब हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्कूल हो, वो सेक्शन 8 की कंपनी नहीं है। यानी कि एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 are required to prepare their income and expenditure account and balance sheet as per Schedule 3 of the Companies Act 2013। यानी कि अगर क्वेश्चन में बात आ गई कि ये क्लब सेक्शन 8 की कंपनी है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट प्रिपेयर करी जाएगी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यानी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करे जाएंगे इसमें कहीं भी सेक्शन 8 की कंपनीज नहीं आएगी। अगर सेक्शन 8 की कंपनी आएगी तो प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन चेंज हो जाएगा, बट हमारे केस में सेक्शन 8 की कंपनी का फाइनल अकाउंट बनाना नहीं है, इसलिए हमारे कोर्स में ये नहीं आएगा। इट विल नॉट कम, बी वेरी क्लियर। सो आपने ये देखा कि आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में या तो आप हॉस्पिटल का फाइनल अकाउंट बनाते हैं, या क्लब का फाइनल अकाउंट बनाते हैं, या आप स्कूल का फाइनल अकाउंट बनाते हैं, या आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर्ड है नॉट एज पर सेक्शन 8 तो आप उसका फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो आप देखते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट में 3 कंपोनेंट हैं जो आपको बनाने पड़ेंगे इस चैप्टर में। वो होगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, वो होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और वो होगा बैलेंस शीट। तो ये क्या है? ये फाइनल अकाउंट है, बिल्कुल सोल प्रोप्राइटर की तरह है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पे नाम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, बैलेंस शीट एज इट इज है।
तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट में आप कितनी चीजें बनाते हैं, तो आप बोलेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट में आप 3 चीजों पे ध्यान देते हैं: रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एक चीज और ध्यान से समझिएगा कि एग्जाम में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे देगा, उससे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलेगा। एंड कई बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे देगा, 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 और उससे कहेगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाइए। तो ऑप्शन 1 रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन, आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ऑप्शन 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी गिवन, आपको बनाना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये दोनों ही तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसमें फाइनल अकाउंट में क्या क्या होता है, आपको क्या बनाना होता है। ये बातें आपको समझ में अच्छी तरह से आ गई। सो दिस वाज अ बैकग्राउंड। थैंक यू वेरी मच फॉर listening to our classes. God bless you.